जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए पर्यावरण एवं सतत विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। और आज की जो ये क्लास है, ये हमारी क्लास एनवायरनमेंट से होने वाली है। अब देखेंगे आज की जो क्लास हमारी होगी, ये इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। और इसी क्लास से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट की ये जो क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये जो है हम लोग घटना चक्र की बुक से करवा रहे हैं। घटना चक्र जो इन्वायरमेंट घटना चक्र है, 2024 का लेटेस्ट घटना चक्र है, इसकी बुक से करवाया जा रहा है। और थोड़ा सा अब देखेंगे एक ही क्लास में 2 से 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके हम लोग जितना जल्दी हो सके पर्यावरण को कंप्लीट करेंगे। और इसके सभी एमसीक्यू भी साथ साथ में करेंगे, जितने भी आपके, जैसे कि आज का जो पर्यावरण टॉपिक है, इससे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग पर्यावरण में भी लगातार इसका जो है रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास में हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करने वाले हैं। एनवायरनमेंट पर्यावरण आपका पहला चैप्टर है, क्या होता है पर्यावरण। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण क्या होता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, जीवों में कौन कौन आ जाएगा, पौधे एवं जंतु, ये सभी जीव में आ जाते हैं। और जीवों का समूह जो हमारे चारों ओर है, इधर हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इस पूरे जो एक परितंत्र इससे क्रिएट होता है, इससे एक परितंत्र बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित भी किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार आपसे पूछ ले, इधर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है, तो ये 1986 में आता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जो अजैविक होते हैं, भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ध्यातव्य है कि परि और आवरण, परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है घिरा हुआ। तो परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए पर्यावरण के बारे में आपको कितनी अच्छी नॉलेज यहाँ से मिली कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, परि और आवरण, और इन दोनों को मिलाने से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण को शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है, इसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण। अब देख लीजिए एक बार क्या होता है पर्यावरण में। सबसे पहले आप ये एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। आप एक चार्ट के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पे है पर्यावरण, सबसे बीच में है क्या, पर्यावरण। आप देख पा रहे होंगे सबसे बीच में पर्यावरण है। फिर पर्यावरण, अब पर्यावरण के चारों ओर हमें कौन घेर रखा है, तो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, फिर जैवमंडल बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल जिसे बोलते हैं, और स्थल मंडल लिथोस्फीयर, ये पर्यावरण के चारों ओर फैला हुआ है। अब वायुमंडल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो वायुमंडल में आप देखेंगे तो वायुमंडल में हमारा ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल आ जाएगा, और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर आ जाएगा। स्थल मंडल की बात करेंगे तो स्थल मंडल में आपके जो स्थल होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, आप देखेंगे तो स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, आप इन्हें देखते हैं ना, पर्वत हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, ये सभी स्थल मंडल में स्थित हैं। अब वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। अब आएगा जैव मंडल। क्या होता है जैव मंडल, तो जैव मंडल में आपके पेड़ पौधे और जंतु आ जाते हैं। पेड़ पौधे और जंतु ये जल मंडल में आ जाएंगे। तो हम बात करेंगे जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। जल मंडल की बात करेंगे तो आप देखेंगे जल मंडल, आप देखेंगे इसमें हिमनद, झील, नदी, सागर, जितने भी जहां पर भी जल उपस्थित रहता है, जैसे हिमनद हो गया, झील हो गया, नदियां हो गई और सागर हो गए, ये सभी क्या है, ये जल मंडल में उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण और उसकी अंतःक्रियाएं, मतलब इन सभी, ये पूरा पर्यावरण का एक मानचित्र है, यहीं पर सारी घटनाएं घटित होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण। नेक्स्ट पॉइंट है आपके यहाँ से कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे
पूछा जा सकता है। जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के दो संगठक हैं। कितने? दो संगठक हैं। कौन कौन से? भौतिक या अजैविक, और दूसरा है भौतिक या अजैविक। पहला है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है स्थल, वायु, जल। अभी बताया था आपको। भौतिक में क्या क्या आएगा? स्थल, वायु और जल। जैविक में आ जाएगा पेड़ पौधे, पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। ये सभी जैविक में आ जाएगा। नोट देख लीजिए। जैविक तथा अजैविक भौतिक घटकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था, जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि इसमें शामिल होती हैं। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण होता है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिए, पर्यावरण के जो कारक होते हैं ये साधन और नियंत्रक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहद व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक चार्ट हमारे पास और है जिसके माध्यम से आप समझेंगे क्या होता है पर्यावरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है स्तर पे बात करेंगे तो पर्यावरण के दो स्तर होते हैं। कौन कौन से? पर्यावरण में जो है स्तर की बात करेंगे तो दो स्तर होंगे, एक लघु स्तर होगा और एक बृहत स्तर होगा। तो लघु में कौन कौन आ जाएगा? जीवाणु एवं पर्यावरण। जीवाणु एवं पर्यावरण जो है ये लघु में आ जाएगा। और वृक्ष का पर्यावरण, जो जीवाणु एवं पर्यावरण है ये लघु पर्यावरण हो जाएगा। और यहाँ पे जीवाणु एवं नहीं होगा, जीवाणु का पर्यावरण ये सूक्ष्म में आ जाएगा, लघु में आ जाएगा। बृहत में आ जाएगा वृक्षों का पर्यावरण। तो ये स्तर, दो स्तर का होता है पर्यावरण, लघु और बृहत। कारक की बात करेंगे, कौन कौन से कारक हो सकते हैं पर्यावरण के लिए? तो ये एक संसाधन के रूप में हम पर्यावरण का विकास करते हैं, पर्यावरण का उपयोग करते हैं, और नियंत्रक के रूप में भी पर्यावरण का उपयोग करते हैं। अभी आपको जस्ट पढ़ाया है ये। विभिन्नताएं क्या है इनकी? डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी की बात करेंगे, विभिन्नताएं इनका कारण है। कौन कौन से कारण है? देखिए, परिवर्तन होने के, विभिन्नता होने के कारण है कि जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार के परिवर्तन और स्थलाकृति में अंतर, ये सभी जो कैसे परिवर्तन है? ये पर्यावरण में परिवर्तन है विभिन्नताओं के आधार पर। हम बात करेंगे संगठक की। संगठक में देखेंगे, संगठक में भौतिक और जैविक दो प्रकार के संगठक आते हैं। भौतिक हो गया, एक हो गया जैविक। तो भौतिक में कौन कौन से संगठन आ जाएंगे? संगठक में भौतिक में आता है आपका स्थल, वायु और जल। स्थल, वायु और जल ये सभी भौतिक कारक हैं, इसके भौतिक संगठक हैं, याद रखेंगे। और जैविक संगठक की बात करेंगे तो जो देखिए, पर्यावरण में संगठक का अर्थ होता है मतलब जिससे मिलकर के पर्यावरण बना है। जैविक में हो जाएगा आपका पादप अर्थात पेड़ पौधे। मनुष्य आ जाएगा पर्यावरण में, जंतु, सूक्ष्म जीव। ये कैसे हैं? ये जैविक हैं। जैविक किसे कहते हैं? जिसमें जीव होता है, ठीक है, जो सांस लेती हैं वो होते हैं जैविक। और ये हो गया भौतिक। भौतिक में स्थल, वायु, जल आते हैं। अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी ध्यान से देखिएगा। पहला है, पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है पर्यावरण से? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है। क्या ये सही है? यस, ये एकदम सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, ये भी सही है। पर्यावरण है भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है। इसमें सभी कथन सही है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये यूपीपीसी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण किससे बनता है? अभी आपको बताया था जीवीय घटकों से, यस। भू आकृतिक घटकों से, ये भी सही है। अजैव घटकों से, जीव, जैविक, अजैविक और भू आकृतिक सभी प्रकार के घटकों से मिलकर के पर्यावरण का निर्माण होता है, एनवायरमेंट का निर्माण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 53 और 55 बीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है।
इसमें जैविक, अजैविक व भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का आंसर नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक परिवर्तन है और जैविक परिवर्तन है। जो जैविक पर्यावरण है इसमें परिचालन पर्यावरण शामिल नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है धारणीय विकास या सतत विकास। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है धारणीय विकास या सतत विकास से। नोट्स में आप देख लीजिए धारणीय विकास क्या होता है। तो धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये किसका पॉइंट था? धारणीय विकास का पॉइंट था कि हम संसाधनों का एक तरह से इस तरह प्रयोग करें ताकि वो भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। हमें भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं यूज करना चाहिए। तो वही चीज बताया गया धारणीय विकास का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यातव्य है कि इस शब्द की जो व्याख्या है वर्ष 1987 में जो ये शब्द है धारणीय विकास, इसकी जो व्याख्या है ये वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ल्ड कमीशन इन एनवायरमेंट, याद रखिएगा वर्ल्ड कमीशन इन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED जो था इसके द्वारा अपने रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर नामक जो इनकी रिपोर्ट थी उसमें जो है इसको शामिल किया गया है, याद रखेंगे। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार सतत विकास अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या समृद्ध की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया, याद रखेंगे। 1992 में कौन सा सम्मेलन आया था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था आपको पृथ्वी सम्मेलन, और इसमें एजेंडा 21 को घोषित किया गया था। कहाँ पर? रियो घोषणा में। ये रियो कहाँ है? ये ब्राजील में स्थित है रियो। नेक्स्ट है इसके साथ ही वर्ष 2000 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। कौन सा मुद्दा था? तो 2002 में जो जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन था इसका मुख्य मुद्दा है क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका मुद्दा रहा है। अगला पॉइंट है सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है इसमें। अगला पॉइंट है प्रकृति की अपनी सुंदरता है। जो प्रकृति है तो प्रकृति की अपनी क्या है? सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं। अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें और उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। जो विकास की नीतियां होते हैं पहले हम किसका बचाने का प्रयास करते हैं? तो पहले हमें प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे, उसके जो संरक्षण के कार्य हैं उनको करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ही अपनी विकास की नीतियों का निर्धारण करेंगे। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। जो सूचनाएं होती हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, कौन कौन सी आवश्यक सूचनाएं होती हैं टिकाऊ विकास हेतु? इसमें एक तरफ है पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और दूसरी तरफ है मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। जो भी उनके जो मनुष्य और उसके क्रियाकलाप है उनसे संबंधित सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं उसके माध्यम से भी
हम जान सकते हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक जो सूचनाएं हैं, इससे संबंधित सूचनाएं कौन कौन सी हैं? जैविक अधिवास से संबंधित, इसमें पहला है जैविक अधिवास से संबंधित, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, और तीसरा है पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में। नेक्स्ट है आपका इसमें वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, जो वर्तमान पर्यावरण है इसकी स्थिति के बारे में भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, जो विभिन्न संसाधन हैं ये भी जो है उनके मनुष्य और जो उनके उसके क्रियाकलाप हैं उन सभी में ये संबंध स्थापित करते हैं। गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हैं। औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, ये भी बहुत इसमें बेटर है। तकनीकी स्तर, ये भी इसमें सही है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए राइट आंसर नहीं आपको बताना है, यहाँ पे टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं दिया हुआ है, याद रखिएगा। ये आपकी क्या है, आवश्यक सूचनाएं हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति तकनीकी आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति तकनीकी आय, और यहाँ पे देख सकते हैं तकनीकी स्तर, दोनों यहाँ पे बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं, उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी, सांख्यिकी विधि तथा मौलिक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है इन प्रांतों या सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। बाद में योजनाओं की जो रूपरेखा है इसको भी प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न कोश। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न दिया हुआ है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। बताना है। कथन ए है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। जो सतत विकास है ये मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो क्या ये सही है? यस, ये 100% आपका सही है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर कारण आर है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसमें जो है दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और जो रीजन है ये स्टेटमेंट ए का मतलब व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है। आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई, और वह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन का प्रथम दिन गलत, आवर कॉमन फ्यूचर एकदम सही, जलवायु परिवर्तन का दूसरा प्रतिवेदन ये भी गलत है, पांचवा मूल्यांकन ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। रियो पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रशासन, फिर आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, फिर है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रशासन, ये प्रकाशन, इसमें 4th नंबर पहले आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन ये नहीं आएगा, इसमें दूसरा आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ जाएगा, याद रखेंगे। और जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा लास्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4231, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 4231। आप यहाँ पे देख लीजिए द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का जो प्रकाशन है ये कब किया गया? 1972 में किया गया। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रकाशन जो हुआ था, प्रवर्तन हुआ था, ये 1989 में हो गया है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, रियो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ था? 1992 में, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। धारणीय विकास
इसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ये बताना है। धारणीय विकास की बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन एकदम सही, भौतिक संसाधन गलत, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो याद रखिए तो धारणीय विकास है। धारणीय विकास जो है प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ये ऑप्शन करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सतत विकास के लिए आवश्यक है, अगर लगातार विकास करेंगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, ये मतलब क्या क्या सतत विकास है। जैसे सतत विकास के आवश्यक के लिए अगर आप कंटिन्यू प्रयास करते हैं, सतत विकास करते हैं, तो ये क्या क्या आवश्यक है इसके लिए। जैविक विविधता का संरक्षण एकदम सही, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण ये भी सही है, निर्धनता को घटाना ये भी सही है। उपरोक्त तो सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारी आज की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये आज की हमारी क्लास का नया क्वेश्चन है, मतलब अंतिम क्वेश्चन है, याद रखिए अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। जो सतत विकास है इसका सतत विकास का लक्ष्य कौन सा नहीं, वर्ष 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इनमें से किसका लक्ष्य नहीं है सतत विकास के लिए। तो याद रखेंगे इसमें जो है क्या होगा इसका राइट आंसर, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। कैसी लगी क्लास बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास के ऊपर लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को प्राप्त होती रहे। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एनवायरनमेंट की जो क्लास है ये कंटिन्यू होगी और आप देखिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ इसमें और कैसे समझ में आया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।